गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। श्री राम पीजी कॉलेज की जूलॉजी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मेथड्स ऑफ स्टडी ऑफ बिहेवियर। बिहेवियर की स्टडी करने के मेथड या विधियाँ। ये टॉपिक बीएससी थर्ड ईयर का टॉपिक है। तो आइए शुरू करते हैं व्यवहार अध्ययन की विधियाँ। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे इसका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन होता है परिचय कि व्यवहार अध्ययन की विधियाँ होता क्या है। तो सभी जंतुओं का जो बिहेवियर होता है, व्यवहार होता है, वो अलग अलग प्रकार का होता है और उनको स्टडी करना होता है, उन विधियों को जानना। तो उन विधियों को जानने की, समझने की अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग प्रोसीजर होते हैं। तो उसी को क्या कहते हैं? व्यवहार अध्ययन की विधियाँ। तो व्यवहारिकी होता है इथोलॉजी। तो इथोलॉजी या व्यवहारिकी को विज्ञान की शाखा की मान्यता प्राप्त होते ही यह प्रश्न उठने लगा कि जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन कैसे और किन विधियों से किया जाए। जंतुओं के व्यवहार के अध्ययन में कई कठिनाइयाँ आती है। प्रकृति में जंतुओं की न सिर्फ संख्या बहुत अधिक पाई जाती है, अपितु इनमें विभिन्नताएं भी अधिक होती हैं। विभिन्नताएं होता है वेरिएशंस, अलग अलग प्रकार। यहाँ तक कि एक ही जाति के जंतुओं में भी व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती है। जैसे मनुष्य होते हैं तो देखने में सारे एक जैसे लगते हैं, लेकिन उनके अंदर भी विभिन्नताएं हैं। प्रत्येक मनुष्य एक दूसरे से डिफरेंट होगा। तो इसी तरह से प्रत्येक जीव जो होते हैं, चाहे वो एक ही जाति के हों, उनमें अलग अलग विभिन्नताएं पाई जाती हैं। अतः प्रत्येक जाति के जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन कठिन और बड़ा कार्य है। जंतुओं में व्यवहार सीधे मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र पर निर्भर करते हैं। क्यों? क्योंकि जैसा संदेश मस्तिष्क पर जाएगा वैसा ही जंतु व्यवहार करेगा। जंतुओं का मस्तिष्क उनमें पाए जाने वाले सभी अंगों में जटिलतम होता है। इस बात को हम जानते हैं कि जो ब्रेन होता है वो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। मस्तिष्क की भिन्नता के कारण उनमें व्यवहार में भी भिन्नता पाई जाती है। एक ही जंतु अलग अलग परिस्थितियों और वातावरण में अलग अलग व्यवहार प्रदर्शित करता है। जंतुओं के व्यवहार का सही अध्ययन उनके प्राकृतिक आवास में ही किया जाता है। प्राकृतिक आवास कौन सा होता है? जहाँ पर जंतु रहते हैं। तो नेचुरल, जिस नेचर में वो रहते हैं वहीं पर उनका अध्ययन किया जाता है। क्योंकि जंतु जहाँ रहता है उसका उसके व्यवहार पर प्रभाव पड़ता है, इसलिए व्यवहारिकी वैज्ञानिक जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन प्रयोगशाला में ना करके उनके प्राकृतिक आवास में ही करते हैं। ये बात हमने इथोलॉजी में भी पढ़ी थी कि जो इथोलॉजिस्ट होते हैं, व्यवहारिकी वैज्ञानिक होते हैं, वो जंतुओं का अध्ययन कहाँ करते हैं? उसी जगह पर क्या करते हैं जहाँ पर जंतु रहते हैं। जैसे जो पानी में रहते हैं तो उनका वहीं पर करेंगे। इस तरह से जो जंगलों में रहते हैं उनका जंगलों में जाकर करेंगे। जो जंतु या पेड़ों पे रहते हैं उनका वहीं पर जाकर अध्ययन करते हैं। लेकिन जो मनोवैज्ञानिक थे वो क्या करते थे? जंतु को एक बॉक्स में बंद कर लेते थे और खुद उस बॉक्स से बाहर बैठकर जंतु को देखते थे कि वो किस तरह का व्यवहार करता है। व्यवहारिकी वैज्ञानिक व्यवहार के अध्ययन के समय जंतुओं के बाह्य हाव भाव और उनके द्वारा की गई गतिविधियों को ही देख पाते हैं। यानी कि वो जंतु को बाहर से स्टडी करते हैं, यानी कि जो बाहर से हमें दिखता है उसी को वो देखते हैं। वह उन जंतुओं के शरीर में हो रही क्रियाओं, शरीर के अंदर हो रही क्रियाओं, कार्य की परिवर्तनों और मस्तिष्क में उठ रहे विचारों को नहीं जान पाते। अतः वैज्ञानिकों ने ऐसी कई विधियाँ और उपकरण आदि को विकसित किया है जिनके द्वारा उनके शरीर में हो रही क्रियाओं, कार्य की परिवर्तनों और मस्तिष्क में उठ रहे विचारों का अध्ययन कर सकें।
यह आश्चर्य की बात है कि मनुष्य की तुलना में अन्य जंतुओं की ज्ञानेंद्रियां होता है सेंसरी ऑर्गन्स, जैसे आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, तो ये हमारे सेंस ऑर्गन हैं, अधिक विकसित होते हैं। कई जंतु पराबैंगनी किरणों को देख सकते हैं। पराबैंगनी किरणें जो होती हैं उनको कई जंतु देख सकते हैं, लेकिन मनुष्य नहीं देख पाता। जंतु सूक्ष्म ध्वनियों को सुन सकते हैं, जैसे चमगादड़ होता है बैट, और इनकी स्वाद और गंध का अनुभव कर सकते हैं, जैसे मधुमक्खियाँ। जंतुओं में व्यवहार के अध्ययन करने के बाद व्यवहारिकी वैज्ञानिकों का मानना है कि कई बातों में ये जंतु मनुष्य से भी ज़्यादा विकसित होते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी सुनने की क्षमता ज़्यादा है, देखने की क्षमता ज़्यादा है, तो वो मनुष्य से अधिक विकसित होते हैं। प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन करने में वैज्ञानिकों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। व्यवहार का अध्ययन जहाँ प्राणी वास करता है वहीं जाकर करना पड़ता है। कई कारण यह अध्ययन मुश्किल है, क्योंकि कई प्राणी गहरे भूमिगत या बर्फीले स्थानों पर या फिर पेड़ों के ऊपर रहते हैं। भूमिगत कौन से? जैसे चूहे वगैरह हो गए, खरगोश वगैरह हो गए, तो वो अंदर बिल बना के रहते हैं। बर्फीले स्थानों पर भी रहते हैं, जो बर्फ़ के अंदर रहते हैं, याक वगैरह। और कई पेड़ों पर जैसे मंकीज़ हो गए, इसके अलावा और भी पेड़ों पर रहने वाले छोटे मोटे जीव होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वहाँ रहते हैं। और वहाँ पहुँचना, वहाँ रहना, एकाग्रता से उनका अध्ययन करना और उनकी फ़ोटो लेना और निष्कर्ष निकालना काफ़ी कठिन कार्य है, क्योंकि मनुष्य ज़्यादा ठंड में नहीं रह सकता। अब भूमि के अंदर कैसे जाए, वो बिल बना के तो रह नहीं सकता। तो इस तरह से ये कंडीशंस बन जाती हैं कि वो प्राकृतिक आवास में नहीं पहुंच पाता, जो उसके लिए कठिन कार्य है। कई प्राणियों के संवेदी अंग अत्यधिक संवेदी होते हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली, शेर, और ये वैज्ञानिकों के आसपास होने पर सामान्य व्यवहार नहीं करते। उन्हें पता लग जाता है कि उनके कोई आसपास है, तो वो अपना व्यवहार बदल लेते हैं। कुत्ता अनेक गंध सूंघ सकता है जिसे मनुष्य नहीं सूंघ सकता। इसी वजह से जो डिटेक्टिव वगैरह होते हैं वो कुत्तों का यूज़ करते हैं, पुलिस फोर्स कुत्तों का यूज़ करती है। क्यों? क्योंकि कुत्ता क्या होता है, वो उसकी सूंघने की क्षमता ज़्यादा होती है और वो क्रिमिनल तक पहुंचने में हेल्प करता है। अतः वैज्ञानिकों द्वारा ऐसे उपकरणों का आविष्कार करना आवश्यक हो जाता है जिनकी सहायता से ये जंतुओं का व्यवहार अध्ययन कर सकें। जंतुओं ने क्या देखा, क्या सूंघा और क्या सुना, इसका अनुमान लगाना भी सरल काम नहीं है। कई प्राणियों में पराबैंगनी किरणों, ये बात हमने पीछे भी स्टडी की थी, और सूक्ष्म ध्वनियों को सुनने की क्षमता होती है। वनस्पतियों के रंग हमें जो दिखाई देते हैं वे पक्षियों या अन्य प्राणियों को कैसे दिखाई देते हैं, इसका अनुमान लगाना कठिन है। हो सकता है उन्हें किसी और कलर में दिखाई देते हों, जैसे वनस्पति हमें ग्रीन कलर में दिखाई देती है, लेकिन हो सकता है जो दूसरे प्राणी होते हैं उनको वो ग्रीन कलर की ना दिखाई दे, तो हम थोड़े अनुमान लगा सकते हैं कि उनको कैसा दिखाई दिया। तो सूर्य के प्रकाश में मनुष्य को फूलों का रंग कैसा दिखाई देता है, और मधुमक्खियों में पराबैंगनी किरणों को देखने की क्षमता होती है, तो इस बात को भी हम नहीं जान सकते। तो प्राणियों के व्यवहार के अध्ययन के समय वैज्ञानिक बाह्य हाव भाव और कल्पनाओं को ही देख पाता है। वह शरीर के अंदर होने वाले कारकीय परिवर्तनों का अनुमान नहीं लगा पाता। शरीर में तंत्रिकीय क्रिया और स्वरण या रक्त में क्या परिवर्तन हो रहे हैं, ये ज्ञात नहीं होता है। और एक जंतु के व्यवहार का और विशिष्ट मुद्रा का अन्य जंतुओं पर क्या प्रभाव पड़ता है, यह अनुमान लगाना भी कठिन कार्य है। इनके अध्ययन के लिए नए उपकरण, यंत्र और नई तकनीकों का उपयोग किया जाता है। तो ये हो गया हमारे व्यवहार अध्ययन का इंट्रोडक्शन, कि व्यवहार अध्ययन होता क्या है और उसके लिए
साइंटिस्ट को क्या क्या करना पड़ता है, वो किन किन बातों पर ध्यान देता है। अभी नेक्स्ट आता है पॉइंट टू रिमेंबर ड्यूरिंग स्टडी ऑफ बिहेवियर। तो व्यवहार के अध्ययन के दौरान ध्यान देने योग्य बिंदु, तो किन किन बातों को ध्यान देना चाहिए। तो ऐसे प्राणी समूह का चुनाव करना जो समूह में रहते हैं और आसानी से उपलब्ध हो, जो जंतु हमें आसानी से मिल जाए उसी को चूज़ करना चाहिए, और समूह में रहते हो यानी कि बहुत सारे हों। ये नहीं भी एक जंतु को चूज़ कर लिया, अगर बाई चांस व्यवहार अध्ययन करते समय वो जंतु मर जाए या फिर वो जंतु कहीं चला जाए तो हमारा स्टडी तो बीच में रह गई। तो इसी वजह से उन जंतुओं को चूज़ करते हैं जो ग्रुप के अंदर हों और जो आसानी से हमें मिल जाएं। व्यवहार के लिए चुनी गई जाति का प्रारंभिक ज्ञान होना आवश्यक है। इसका क्या मतलब है कि जो जंतु हम चूज़ कर रहे हैं उसके बारे में हमें पहले से भी जानकारी होनी चाहिए, हम कोई अननोन जंतु को चूज़ नहीं कर सकते। अध्ययन के लिए चुने हुए जंतु समूह की उपलब्धता आसान हो, वही कि वो ग्रुप में हो और वो आसानी से उपलब्ध हो। व्यवहार अध्ययन के दौरान निरीक्षण आंकड़ों का सही आकलन और विश्लेषण, यानी जो हमने डाटा प्राप्त किया है स्टडी के दौरान उसका क्या हो, उचित ढंग से निरीक्षण हो और उचित ढंग से उसका विश्लेषण हो। निरीक्षण के दौरान सही आधुनिक उपकरणों का उपयोग और एकत्रित किए गए आंकड़ों का विश्लेषण करना और उसका अध्ययन करना, जो डाटा को इकट्ठा किया है उसका विश्लेषण करके रिजल्ट निकालना, फिर उसकी स्टडी करना। तो ये कुछ पॉइंट्स थे। अब आता है मेथड्स ऑफ स्टडी ऑफ बिहेवियर। क्या होता है कि जंतुओं में व्यवहार अध्ययन की जो विधियां थी उनके बारे में अब पढ़ना है कि कौन कौन सी विधियों को यूज़ करते हैं। पहली है बाय न्यूरो एनाटॉमिकल टेक्निक ऑफ लेसन्स और एबलेशन मेथड। हिंदी में इसको कहा जाता है तंत्रिका शारीरिक प्रणाली या अपरक्षण विधि। दूसरा बाय न्यूरो फिजियोलॉजिकल टेक्निक्स, तो तंत्रिका कार्य की प्रणालियों द्वारा। बाय न्यूरोकेमिकल टेक्निक्स, तंत्रिका रासायनिक विधियों द्वारा। बाय फोकल एंड स्केन सैम्पलिंग मेथड्स, तो नाभीय और क्रम वीक्षण प्रतिबंधन विधियों द्वारा। तो ये 4 विधियां हैं। सबसे पहले हम पहली विधि की स्टडी करेंगे, बाय न्यूरो एनाटॉमिकल टेक्निक ऑफ लेसन्स और एबलेशन मेथड, तो तंत्रिका शारीरिक प्रणाली या अपरक्षण विधि। ये क्या होता है, तो यह व्यवहार अध्ययन की प्राचीन विधि है और प्रारंभ में अध्ययन ज़्यादातर इसी विधि के द्वारा ही हुआ है। तो ये प्राचीन विधि है। यह विधि अपरिष्कृत क्रूड है और इस विधि द्वारा जंतु के मस्तिष्क के विभिन्न भागों को काट कर या हटा कर या फिर नष्ट कर व्यवहार में परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। अंगोछन, अंगोछन होता है एम्प्यूटेशन, यानी कि अंगों का विच्छेदन करना, अंगों को अलग करना। तो अंगों को अलग करके संरचना और व्यवहार के मध्य संबंध स्थापित किया जाता है और इस विधि द्वारा यह निश्चित रूप से ज्ञात किया जा सकता है कि कौन सी क्रिया मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित होती है। तो प्रत्येक अंग को वो अलग कर करके देखते हैं कि किस अंग के ना होने से मस्तिष्क पर क्या प्रभाव पड़ता है और मस्तिष्क कैसे काम करता है। इस विधि द्वारा यह भी ज्ञात किया जा सकता है कि अंगों विच्छेदन के पश्चात जंतु के व्यवहार में क्या परिवर्तन होता है और इस विधि में मस्तिष्क के विभिन्न भागों का अपरक्षण कर या निष्क्रिय कर, यानी कि मस्तिष्क को इनएक्टिव कर या संबंध हटाकर व्यवहार में परिवर्तन का अध्ययन करते हैं। तो मेंढक में स्क्रैच प्रतिक्षेप, जिसको बोलते हैं स्क्रैच रिफ्लेक्स, और नी जर्क प्रतिक्षेप, नी जर्क रिफ्लेक्स का मनुष्य में अध्ययन इसी विधि द्वारा किया जाता है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। रीसस मंकी, मकाका रीसस होता है या मकाका मुलाटा। तो जो रीसस मंकी है
उसको विभिन्न आकृतियों और आकार की वस्तुओं का विभेदन करने हेतु प्रशिक्षित किया गया। मंकी लिया, उसको ट्रेन किया गया और ट्रेनिंग दी इस बात की कि वो अलग अलग आकार की और आकृतियों की वस्तुओं को विभाजित कर सके। उसके बाद मस्तिष्क के दृश्य वलकुट को विषक्त कर दिया गया। तो उसके मस्तिष्क का जो दृश्य वलकुट भाग था उसको नष्ट कर दिया गया और इसके बाद उसे पहले वाली आकृतियों और आकार की वस्तुएं दिखाई दिए। यह पाया गया कि वह विभिन्न आकार और आकृतियों में विभेदन नहीं कर सका और इससे यह सिद्ध होता है कि वस्तुओं के साथ विभेद करने की क्षमता दृश्य वलकुट के कारण ही होती है। क्यों? दृश्य वलकुट हटा दिया तो वो उसका काम करना बंद कर गया मस्तिष्क और वो आकृतियों को नहीं पहचान पाया। इस विधि द्वारा ज्ञात किया गया कि हाइपोथैलेमस में भूख का केंद्र होता है, हंगर सेंटर। यही भक्षण व्यवहारों के लिए उत्तरदायी होता है। भक्षण व्यवहार होते ईटिंग बिहेवियर, खाने वाले बिहेवियर। चूहे पर किए गए प्रयोगों के दौरान यह पाया गया कि मस्तिष्क का एक भाग विषक्त करने पर यह भोजन करना बंद कर देता है। विषक्त कर देना यानी कि उसको नष्ट कर देना। तो ये भोजन करना बंद कर देगा चाहे भूख से इसकी मृत्यु ही क्यों ना हो जाए। क्यों? क्योंकि उसका मस्तिष्क का वो भाग काम करना बंद कर गया तो उसको फील ही नहीं होगा भी उसको भूख लगी है। शरीर को तो भूख लगी है लेकिन मस्तिष्क तक वो संदेश नहीं गया तो वो भूख से ही मर जाता है। तो ये होगी हमारी पहली विधि। नेक्स्ट आती है बाय न्यूरो फिजियोलॉजिकल टेक्निक्स, तो तंत्रिका कार्यकी प्रणालियों द्वारा। तो जंतुओं में व्यवहार के अध्ययन के लिए दूसरी विधि में तंत्रिका कार्यकी प्रणालियों द्वारा इस विधि का उपयोग किया जाता है और जंतुओं में सभी क्रियाएं तंत्रिका आवेगों के प्रभाव स्वरूप होती है। तंत्रिका आवेग क्या चीज़ होती है? नर्व इम्पल्स। सेकेंड ईयर के अंदर आपने एक पॉइंट पढ़ा था, टॉपिक पढ़ा था ना तंत्रिका वाला। तंत्रिका आवेग कैसे होते हैं, वो कैसे मस्तिष्क तक जाते हैं और कैसे मस्तिष्क काम करता है। तो ये वही चीज़ है। ये क्रियाएं परोक्ष या अपरोक्ष मस्तिष्क के नियंत्रण में होती हैं और इस विधि द्वारा तंत्रिका आवेगों को अंकित कर व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। हम जानते हैं कि तंत्रिका कोशिकाएं, कौन होता है तंत्रिका कोशिकाएं? नर्व सेल्स, सभी संदेशों का आकलन और विश्लेषण विद्युत रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा करती हैं। तो ये सारी चीज़ें तंत्रिका आवेग के अंदर आती हैं। अतः इस विधि में सक्रिय तंत्रिका के वैद्युत विभव को ज्ञात कर और इन्हें बढ़ाकर मापा जाता है और व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसकी स्टडी की जाती है। जंतु विद्युत उद्दीपनों के प्रति अभिक्रिया करते हैं और कई वर्षों तक इसी विधि द्वारा अध्ययन किया गया और इस विधि द्वारा अध्ययन के लिए एक मशीन का आविष्कार किया गया और इस मशीन को बोलते हैं इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, EEG। EEG। तो बर्जर एक साइंटिस्ट हैं। बर्जर ने सन 1929 में EEG का प्रयोग करते हुए तरंगों का चित्रण किया और मस्तिष्क के मानचित्रों को उपलब्ध कराया। उन्होंने EEG पर विद्युत तरंगों को प्राप्त कर सूक्ष्म से सूक्ष्म परिवर्तनों को ज्ञात किया। इस विधि में मनुष्य के कपाल में सूक्ष्म छिद्र कर इलेक्ट्रोड लगा दिए जाते हैं और इसके बाद इलेक्ट्रोड को EEG मशीन से तारों द्वारा जोड़ा जाता है और मशीन के पर्दे पर मस्तिष्क में विभिन्न क्रियाओं के प्रति उत्पन्न आवेगों को देखा जाता है और इन वेगों को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ECG के समान कागज पर भी प्राप्त किया जाता है। ECG का यूज़ करते हैं ना मेडिकल क्षेत्र में, तो उसी तरह से मस्तिष्क के लिए EEG का यूज़ करते हैं। इस प्रकार जंतु के व्यवहार का अध्ययन आसानी से किया जाता है। हैज़े का दूसरे वैज्ञानिक हैं, तो इन्होंने इस विधि द्वारा मनुष्य में कई मानसिक रोगों के कारण ज्ञात किए और इस कार्य के लिए उन्हें 1945 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। तो
तो ये मस्तिष्क का काम करता है। इस प्रकार यह भी ज्ञात किया गया कि मिर्गी रोग मस्तिष्क के किस भाग के उद्दीपन से होता है। इस प्रयोग में मिर्गी के रोग से पीड़ित व्यक्ति के मस्तिष्क में एक विशिष्ट क्षेत्र में इलेक्ट्रोड लगाए गए और उन्हें एक यंत्र से जोड़ा गया। जैसे ही मरीज को मिर्गी का दौरा पड़ने की आशंका होती है, यह यंत्र उस भाग को दबा देता है और जो मरीज होता है उसको मिर्गी का दौरा नहीं पड़ता। तो ये इसका उपयोग है। अब तीसरा आता है बाय न्यूरोकेमिकल टेक्निक्स, तो तंत्रिका रासायनिक विधियाँ। इस विधि में औषधियों का प्रयोग किया जाता है। तो केमिकल वर्ड आगे यानी कि रसायन। रसायन किस में होते हैं? औषधियों में होते हैं, मेडिसिन्स में। तो मेडिसिन्स का औषधियों का प्रयोग किया जाता है। कई रासायनिक तत्वों का उपयोग कर मस्तिष्क को उद्दीपन कर व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। चिकित्सा विज्ञान में साइकोटिक औषधि के रूप में मानसिक औषधियों का उपयोग सबसे नवीन है। मनुष्य तनाव से मुक्ति पाने के लिए, पीड़ा को कम करने के लिए या नींद के लिए कई औषधियाँ और नशीले पदार्थ जैसे अल्कोहल, हशीश, अफीम, ओपियम, चरस आदि का प्रयोग करता रहा है। नैसर्गिक अमल, जिसको बोलते हैं LSD, का आविष्कार किया गया जो कि प्राणी के मस्तिष्क को उद्दीपन कर सकती है। इन औषधियों या रासायनिक पदार्थों का मुख के द्वारा आंतर पयुदर्या सरोपण यानी कि मुख के द्वारा उसको खाता है। अंतरापेशीय सरोपण यानी कि पेशियों के द्वारा अंदर जाना, जैसे इंजेक्शन वगैरह लगा के विधि से जंतु के शरीर में प्रवेश कराया जाता है और उसके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। यानी कि या तो उसको कह दिया जाता है कि वो टेबलेट के रूप में उसको ले ले, या फिर उसको इंजेक्ट कर दिया जाता है, इंजेक्शन दे दिया जाता है। देखा होगा ना, जब पेन किलर्स वगैरह होती हैं उनको जहाँ तो हम खा लेते हैं टेबलेट के रूप में, या फिर डॉक्टर क्या करते हैं, इंजेक्ट कर देते हैं, इंजेक्शन लगा देते हैं किसी भी शरीर के भाग को सुन्न करने के लिए। लेकिन नॉर्मल क्या होता है कि वो भाग सुन्न नहीं होता। जैसे सर्जरी वगैरह की जाती है, ऑपरेशन किया जाता है, तो क्या होता है कि जिस जगह पे ऑपरेशन करना है उस जगह पे क्या किया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है, इन पदार्थों को इंजेक्शन लगाया जाता है। लेकिन वो उस पदार्थ को वहाँ पे क्या होता है कि वो उस भाग को सुन्न नहीं करता, वो हमारे ब्रेन को सुन्न करता है, जिससे हमें दर्द फील नहीं होता। लेकिन वो नॉर्मली दर्द हो रहा होता है बॉडी में, लेकिन मस्तिष्क के अंदर वो संदेश नहीं जा पाता। तो ये थे केमिकल्स। जिनका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? न्यूरोकेमिकल टेक्निक्स के अंदर। अब नेक्स्ट आता है बाइफोकल एंड स्केन सैम्पलिंग मेथड, तो नाभिय या क्रम वीक्षण प्रतिचयन विधियाँ। तो व्यवहार अध्ययन की यह नवीन और अत्यधिक परिष्कृत विधि है। इस विधि द्वारा जंतुओं में हो रहे लगातार परिवर्तनों का अध्ययन सरलता से किया जा सकता है। क्रम वीक्षण प्रतिचयन में जंतु के मस्तिष्क के विभिन्न भागों को काट और पूर्ण चित्र लिए जाते हैं। जंतु को किसी प्रकार की हानि नहीं होती और जंतु के मस्तिष्क के विभिन्न केंद्रों का सामान्य अवस्था में ज्ञान प्राप्त किया जाता है। उसके बाद उद्दीपन दिए जाने पर परिवर्तित प्रदर्शित व्यवहार की अवस्था में मस्तिष्क के विभिन्न नाभिकीय क्षेत्रों का अध्ययन क्रम वीक्षण मशीन यानी कि स्कैनिंग द्वारा प्रतिचयन विधि से किया जाता है। स्कैनिंग जैसे हम करते हैं ना किसी चीज़ की स्कैनिंग, स्कैनिंग वर्ड जैसे हम किसी कागज़ को या किसी दस्तावेज को स्कैन करते हैं, वैसे ही इस विधि में क्या होता है कि मस्तिष्क को स्कैन किया जाता है। व्यवहार में परिवर्तन और मस्तिष्क की संरचना का संबंध इसी विधि द्वारा आसानी से किया जा सकता है और इस विधि ने व्यवहार के रहस्यों को खोला है और भविष्य में कई नई जानकारियां इसके द्वारा प्राप्त होने की आशा है। तो ये होगी हमारी फोर्थ मेथड, स्कैन सैम्पलिंग मेथड। अब आ जाता है हार्मोन्स और उनका व्यवहार पर क्या प्रभाव पड़ता है।
तो रुधिर में हार्मोन की उपस्थिति भी व्यवहार में परिवर्तन उत्पन्न करती है। आरपी मिशेल ने एक प्रयोग के दौरान देखा कि बिल्लियों में सूक्ष्म मात्रा में एस्ट्रोजन हार्मोन की उपस्थिति इनके कामोन्माद काल यानी हीट पीरियड में न होने पर भी नरों को संभोग के लिए आकर्षित करती है। जंतुओं में निस्तब्धक पदार्थों को अंतःक्षेपित करने से अनुकूल और प्रतिकूल दोनों ही प्रभाव होते हैं और जंतुओं के व्यवहार में परिवर्तन होता है। अनुकूल प्रभावों में ये उद्दीपन के प्रति आश्चर्यजनक वृद्धि कर अपनी क्षमता का प्रदर्शन करते हैं। यही कारण है कि कई खिलाड़ी इस प्रकार की औषधियों का सेवन करते हैं जैसे कैफीन, और जिससे क्या होता है कि इनकी क्षमता के प्रदर्शन में आश्चर्यजनक वृद्धि होती है। देखा है ना, हमने टीवी में सुना होगा कि जो खिलाड़ी होते हैं, प्लेयर्स होते हैं, वो कई इंजेक्शन वगैरह यूज़ करते हैं गेम से पहले। क्यों? ताकि वो अपना खेल को और ज़्यादा बेटर कर सकें। इससे क्या होता है कि उनकी जो खेलने की क्षमता होती है वो 7 गुना बढ़ जाती है। नर लैंगिक हार्मोन एंड्रोजन के उपयोग से पेशियों को शक्ति मिलती है और खिलाड़ी अपने प्रदर्शन में अन्य की तुलना में वृद्धि करता है। प्रतिकूल प्रभावों में जंतु में उद्दीपनों के प्रति अभिक्रिया व्यक्त करने की क्षमता में अत्यधिक कमी आती है। तो अनुकूल में तो क्या होगा, उसकी क्षमता में वृद्धि होगी जंतु की, और प्रतिकूल में कमी आएगी क्षमता में। कबूतर में हार्मोन्स द्वारा नियंत्रित व्यवहार का अच्छा उदाहरण देखने को मिलता है। कबूतर दुग्ध द्वारा शिशुओं को पोषण मिलता है। तो जो कबूतर होता है उसके अंदर क्या होता है, जो दूध की फॉर्मेशन होती है वो अपने शिशुओं को पोषण प्रदान करने के लिए उसका उपयोग करता है, और यह क्रोप की स्तर की वृद्धि से उत्पन्न होता है। तो क्या होता है कि कबूतर वगैरह में, पक्षियों में दूध किससे उत्पन्न होगा, उसके क्रॉप से। इसका स्राव शिशु के व्यवहार द्वारा नियंत्रित रहता है। तो जैसा उसका शिशु व्यवहार करेगा वैसे ही उसका क्या होगा, दूध का स्राव होगा। इसके अलावा बकरियों में जब शिशु स्तनपान करता है तो उसे 40 सेकंड में ही दूध मिलने लग जाता है। शिशु द्वारा यांत्रिक उद्दीपन होता है। हाइपोथैलेमस द्वारा पीयूष ग्रंथि को ऑक्सीटोसिन स्रावित करने के लिए प्रेरित किया जाता है। तो शिशु ने, जब बकरी का बच्चा है जो, उसने दूध पीना स्टार्ट किया तो क्या हुआ, तो जो उसका शिशु है उससे यांत्रिक उद्दीपन किसको मिला, बकरी के हाइपोथैलेमस को। और हाइपोथैलेमस से जो पश्च पीयूष ग्रंथि है वो ऑक्सीटोसिन स्रावित करने के लिए प्रेरित होती है। ऑक्सीटोसिन द्वारा क्रिया शीघ्रता से होती है और शिशु को दूध मिलने लग जाता है, जबकि सामान्य अवस्था में दूध का स्राव LH के नियंत्रण में होता है। सामान्य अवस्था कब होती है, जब शिशु दूध का सेवन नहीं करता। तो ये हो गई बात हार्मोन्स की और बिहेवियर की। तो हार्मोन्स का मैथुन व्यवहार पर नियंत्रण अफ्रीकी टोड में देखने को मिलता है। टोड क्या चीज़ होती है, मेंढक। तो प्रजनन काल में नर का अगर पैर मैथुन गद्दियों में परिवर्तित हो जाता है। इनमें कांटे लगे होते हैं जो मैथुन के समय क्या करते हैं, फीमेल्स के साथ संबंध बनाने में या उसको पकड़ने में सहायता करते हैं। और इन गद्दियों का बनना टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के नियंत्रण में होता है। प्रजनन काल की समाप्ति पर इस हार्मोन का स्राव बंद हो जाता है और इसकी जो गद्दियाँ बनी थी वो भी गायब हो जाती हैं। तो इस तरह से हार्मोन भी जंतुओं के व्यवहार को प्रभावित करते हैं। तो इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। अगली क्लास में करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। आज के लिए बस इतना ही।